इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू एंड हिस्ट्री ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कॉपीराइट। सिंपल चीज़ है, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू देखते हैं। कॉपीराइट एक लीगल राइट होता है जो कि लॉ ऑफ अ कंट्री प्रोवाइड करती है या ग्रांट करती है क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल वर्क को। ठीक है, उन क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल वर्क को कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाते हैं कि वो अपने वर्क को यूज़ और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड यूजुअली ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है और ये जो एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि ये सब्जेक्ट टू होते हैं कुछ सर्टेन लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस जो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, कॉपीराइट लॉ के अंडर। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है फेयर यूज़, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, कॉपीराइट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और ये एप्लीकेबल होती है सर्टेन फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव वर्क पे। यूएस का जो कॉपीराइट लॉ है वो लीगल प्रोटेक्शन अटैच करता है तभी जब आपके पास फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन हो टैंजिबल मीडियम में, एंड इट इज़ ऑफन शेयर्ड अमंग मल्टीपल ओनर्स ऑथर्स। ठीक है, एंड ईच ऑफ दोज दे होल्ड अ सेट ऑफ राइट्स जिसकी वजह से वो यूज़ और लाइसेंस कर सकते हैं उस वर्क को। कॉमनली इन्हें हम रेफर कर सकते हैं राइट होल्डर्स। ठीक है, ये जो राइट्स होल्डर्स होते हैं इनके राइट्स में इंक्लूडेड होते हैं रिप्रोडक्शन का राइट, देन control over derivative works, distribution, public performance and moral rights such as attribution. टिपिकली जो ड्यूरेशन होता है ना कॉपीराइट का वो होता है लाइफ स्पैन ऑफ द ऑथर प्लस 50 to 100 ईयर्स। सम कंट्रीज़ में तो ये रिक्वायर्ड होता है कि आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ कॉपीराइट की करनी पड़ेंगी ताकि आप इस्टेब्लिश कर पाओ कॉपीराइट को। लेकिन मोस्ट जो कॉपीराइट कंट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, कॉपीराइट रिकग्नाइज कर लेती हैं अगर कोई कंप्लीटेड वर्क है इवन विदाउट फॉर्मल रजिस्ट्रेशन। जनरली कॉपीराइट को आप इन्फोर्स कर सकते हो एज अ सिविल मैटर, ऑल्दो देयर आर सम जुरिस्डिक्शन जहाँ पे आप उसको क्रिमिनल सैंक्शंस की तरह भी अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट जुरिस्डिक्शन वो क्या करती हैं, वो रिकग्नाइज करती हैं कॉपीराइट की लिमिटेशंस को भी, अलाउइंग फेयर एक्सेप्शंस टू द क्रिएटर्स एक्सक्लूसिविटी ऑफ राइट एंड गिविंग यूजर सर्टेन राइट्स। सिंपल चीज़ है कि आप कॉपीराइट जो मोस्ट जुरिस्डिक्शन होते हैं ना वो कॉपीराइट के कुछ लिमिटेशंस को भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जिससे आप फेयर कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड करते हो टू द एक्सक्लूसिविटी ऑफ राइट्स जो सिर्फ ओनर के पास होता है। ठीक है, अब विद टाइम डेवलपमेंट हुआ डिजिटल एंड कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ में, एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नीड हो गई कि आप फिर से री इंटरप्रेट करो उन एक्सेप्शंस को। ठीक है, एंड इस क्योंकि क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी आपको इन्फोर्स करने में कॉपीराइट, एंड बहुत ज़्यादा एडिशनल चैलेंजेस आ रहे थे कॉपीराइट लॉ के फिलोसफिक बेसिस पे, एंड साइमल्टेनियसली जो बिजनेसेस थे जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस था जिनका बहुत बड़ा कॉपीराइट पे, जैसे कि म्यूज़िक के बिजनेसेस, तो वहाँ पे भी उन्होंने भी एडवोकेट की दो चीज़ें कि एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन होना चाहिए कॉपीराइट का और एक सॉर्ट एडिशनल लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्फोर्समेंट होना चाहिए। दो चीज़ें पढ़ी, एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन, एंड दूसरे में एडिशनल लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एनफोर्समेंट। ठीक है, अब कॉपीराइट जो वर्ड है वो डिराइव हुआ था एक्सप्रेशन कॉपियर ऑफ वर्ड से, जिसका फर्स्ट इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ था कॉपियर ऑफ वर्ड। अब कॉपी का मतलब प्रिज्यूम किया गया था बैक देन 1485 एडी में कि इट कॉनोट्स अ मैन्युस्क्रिप्ट और अदर मैटर प्रिपेयर्ड फॉर प्रिंटिंग। कोई मैन्युस्क्रिप्ट हो सकता है कॉपी, या फिर कोई मैटर जो प्रिपेयर्ड हुआ है प्रिंटिंग के लिए। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में कॉपी को डिफाइन कर रखा है एज अ ट्रांसक्रिप्ट, इमिटेशन, रिप्रोडक्शन ऑफ एन ओरिजिनल राइटिंग, पेंटिंग, इंस्ट्रूमेंट और द लाइक, और ऐसे कुछ लाइक नेचर की चीज़ें। वैसे ही ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने कॉपीराइट को डिफाइन कर रखा है एज एन एक्सक्लूसिव राइट जो कि हम सर्टेन टर्म ऑफ ईयर्स के लिए ऑथर या कंपोजर या फिर उनके असाइनर्स को देते हैं कि वो प्रिंट, पब्लिश और सेल कर सकते हैं कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल वर्क। ठीक है, कॉपीराइट सम फॉर्म में हमेशा से मतलब एंशियंट टाइम से रिकॉग्नाइज कर रखा था। रोमन लॉ में एडजस्ट किया गया था कि जैसे एक आदमी ने एक ब्लैंक मटेरियल पे कुछ लिखा, देन द राइटिंग शुड बिलोंग टू द ओनर ऑफ द ब्लैंक मटेरियल, मीनिंग देयर बाय कि जो मैकेनिकल ऑपरेशन ऑफ राइटिंग है ना बाय द स्क्राइब डिजर्व टू रिसीव सेटिस्फैक्शन। द स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ कॉपीराइट मीन्स, अब स्टैट्यूटरी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कॉपीराइट की जो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है उसका मतलब होता है कि एक एक्सक्लूसिव राइट टू डू और टू ऑथराइज अदर्स टू डू सर्टेन एक्ट्स इन रिलेशन टू, या तो खुद कुछ कर सकते हो एक्सक्लूसिव राइट ऐसा, या फिर आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है कि आप किसी और को ऑथराइज कर सकते हो कि वो सर्टेन एक्ट्स कर सके। अब चार चीज़ों के अंदर इन रिलेशन टू फोर थिंग्स, फर्स्टली लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क्स, देन सेकेंड इज आर्टिस्टिक वर्क, third is cinematographic film, and fourth is sound recording. The next topic is history of copyright. History of copyright मतलब copyright ना
एज एन कॉपीराइट का आइडिया कंसेप्ट कब से डेवलप हुआ, तो जैसे इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस का और जो लिटरेसी थी वो वाइडर होती गई, ठीक है, तो उस ड्यूरिंग में उस दौरान आपको कॉपीराइट की ज़रूरत पड़ी। एज अ लीगल कंसेप्ट इसका ओरिजिन हुआ था ब्रिटेन में, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा था कि प्रिंटर्स की मोनोपोली हो रही थी बिगनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी में, और चार्ल्स सेकंड ने इंग्लैंड में ऑब्जर्व किया कि अनरेगुलेटेड कॉपिंग ऑफ बुक्स हो रही है, तो जिसकी वजह से उन्होंने लाइसेंसिंग ऑफ प्रेस एक्ट 1662 बाय पार्लियामेंट, है ना, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था जिसको पास किया। अब इसके अंडर एक रजिस्टर बनेगा जिसके अंदर लाइसेंस्ड बुक्स के नाम होंगे, एंड इनको रिक्वायर्ड था कि कॉपी ऑफ द बुक वो रिक्वायर्ड है टू बी डिपॉजिटेड विद द स्टेशनर्स कंपनी, essentially continuing the licensing of material that had long been in effect. ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉपीराइट, अब बिगिनिंग में क्या था, कॉपीराइट जो था वो सिर्फ कन्फाइंड था बुक्स था, लेकिन धीरे धीरे क्वीन एन के रूल में, रेन में, उन्होंने 1709 के टाइम पे एनग्रेवर्स को भी प्रोटेक्शन मिल गई अंडर कॉपीराइट 1734 में, देन टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स को 1787 में, स्कल्प्टर्स को 1798 में, पेंटर्स, आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर्स को 1862 में, देन परफॉर्मेंस का राइट जो था उसको भी रिकॉग्निशन मिला 1830 में। ऐसे करते करते जो कॉपीराइट था वो एक्सटेंड करने लग गया म्यूजिकल वर्क पे भी इन 1842, और कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1911 was extended to cover the right of production of records and prevent unauthorized reproduction of recordings। तो फिर जब कॉपीराइट एक्ट आया 1911 में वो एक्सटेंड करने लग गया टू द कवर्स ऑफ टू कवर द राइट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, फिर वो क्या करता है, एक्सटेंड कर गया था कि वो अब इंक्लूड करता है राइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड प्रिवेंट करता है अनऑथोराइज्ड रिप्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग्स। 1956 में देयर मोर 3 मोर राइट्स, ठीक है, वो भी ऑथर के नेमली इंक्लूड कर लिए थे। फर्स्ट इज copyright in cinematographic film, then second broadcasting, and third topographical formats were included, ठीक है, दैट वॉज अबाउट द कॉपीराइट एक्ट इन इंग्लैंड। नाउ इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में क्या था, इंडियन कॉपीराइट एक्ट फॉलो द सेम पैटर्न जो कि डेवलपमेंट हुआ था कॉपीराइट एक्ट 19। अब क्या हुआ था कि इंडिया में इनैक्टमेंट जो हुआ था कॉपीराइट का वो 1940 में हुआ था, जिसका मॉडल सेम था जो कि ब्रिटिश एक्ट था 1911 का कॉपीराइट सेम, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में भी एक नीड थी कि रिवीजन किया जाए एंड एडवांस किया जाए कम्युनिकेशंस का, लाइक ब्रॉड। अब क्या था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एक्ट था ना उसको नीडेड था कि उसको एक थॉरो रिवीजन किया जाए इन व्यू ऑफ एडवांस्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक ब्रॉडकास्टिंग एंड लिथोफोटोग्राफी। ब्रॉडकास्टिंग और लिथोफोटोग्राफी ऐसे करके बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया था, तो अब नीड थी कि एक थॉरो रिवीजन हो इस एक्ट का। देयर ऑल्सो अरोज द नेसेसिटी कि हम क्रिएट करें एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो इम्प्लीमेंट करेगी सेवरल प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। और अकॉर्डिंगली ही क्या हुआ, कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 में री इनैक्ट किया गया, ठीक है, मतलब कॉपीराइट एक्ट 1957 को री इनैक्ट करा गया, और उसमें क्या था, प्रोविजंस थे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉपीराइट ऑफिस एंड कॉपीराइट बोर्ड का, ठीक है। 1886 में बर्न कन्वेंशन जो था उसने फर्स्ट एस्टैब्लिश किया रिकग्निशन ऑफ कॉपीराइट्स अमंग सोवरेन नेशंस। तो बर्न कन्वेंशन 1886 ने फर्स्ट टाइम क्या किया, एस्टैब्लिश किया कॉपीराइट्स का रिकग्निशन अमंग सोवरेन नेशंस रेदर देन मेयरली बायलेटरली। अभी तक क्या था, बायलेटरली था, लेकिन अब बर्न कन्वेंशन 1886 के बाद सोवरेन नेशंस ने रिकॉग्नाइज कर लिया कॉपीराइट को, ठीक है। अंडर द बर्न कन्वेंशन जो कॉपीराइट थे ना क्रिएटिव वर्क्स के, वो उनको असर्ट या डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, एज द ऑटोमेटिकली इन्फोर्स एट क्रिएशन, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, आपको अलग से कॉपीराइट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, असर्ट या डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स एट क्रिएशन। An author need not to register or apply for the copyright in countries adhering to the Berne Convention। जो बर्न कन्वेंशन में कंट्रीज थी ना, उनको ज़रूरत नहीं है कॉपीराइट के लिए उनके अंदर रजिस्टर या अप्लाई करने के लिए, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करते हैं। देन एज सून एज द वर्क इज फिक्स्ड, दैट इज रिटन और रिकॉर्डेड ऑन सम फिजिकल मीडियम, जैसे ही एक वर्क फिक्स्ड हो गया, और फिक्स्ड कब होगा, जब वो रिटर्न या रिकॉर्ड हो जाएगा किसी फिजिकल मीडियम में, तो वहाँ पे ऑथर ऑटोमेटिकली एंटाइटल्ड होता है टू ऑल द कॉपीराइट्स ऑफ द वर्क, ठीक है, एंड to any derivative works unless and until the author explicitly disclaims them। और उसके वो किन किन राइट्स के लिए ऑटोमेटिकली एंटाइटल्ड होता है कि पहला कि वो सबसे पहला तो वो ऑथर इज ऑटोमेटिकली एंटाइटल्ड टू ऑल द कॉपीराइट्स ऑफ द वर्क, एंड देन वो डेरिवेटिव वर्क्स के लिए भी एंटाइटल्ड होता है जब तक वो
खुद से एक्सप्लिसिटली डिस्क्लेम नहीं करता, ठीक है, और अनटिल द कॉपीराइट एक्सपायर्स, दो चीज़ हो सकती है, वो खुद से डिस्क्लेम कर दे या फिर वो कॉपीराइट एक्सपायर हो जाए. बर्न कन्वेंशन ऑल्सो रिजल्टेड इन फॉरेन ऑथर्स बीइंग ट्रीटेड इक्विवेलेंटली टू डोमेस्टिक ऑथर्स. बर्न कन्वेंशन के बाद क्या हुआ था कि जो फॉरेन ऑथर्स थे उनको भी इक्वली ट्रीट किया जा रहा था जैसे डोमेस्टिक ऑथर्स को किया जा रहा था इन एनी कंट्री जिन्होंने साइन किया था उस कन्वेंशन को. यूके साइन किया था बर्न कन्वेंशन 1887 को, बट डिड नॉट इम्प्लीमेंट लार्ज पार्ट्स ऑफ इट अंटिल 100 ईयर्स. यूके ने साइन तो कर दिया था बर्न कन्वेंशन को 1887 में, लेकिन उसके लार्ज पार्ट्स 100 साल तक उसने इम्प्लीमेंट नहीं किए थे. लेटर विद द पैसेज ऑफ कॉपीराइट डिजाइंस एंड पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1988, यूएस डिड नॉट साइन द बर्न कन्वेंशन अंटिल 1989. और जो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स था उसने भी साइन नहीं किया था बर्न कन्वेंशन को 1989 तक, जब तक कॉपीराइट डिजाइन्स एंड पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1988 पास नहीं हो गए थे. नाउ नेक्स्ट इज जो रेगुलेशंस थे ना बर्न कन्वेंशन के, वो भी इनकॉर्पोरेटेड थे बाय डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रिप्स ट्रीटमेंट था एग्रीमेंट था 1995 का, दस गिविंग द बर्न कन्वेंशन इफेक्टिवली नियर ग्लोबल एप्लीकेशन. डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स एग्रीमेंट था जिसने बर्न कन्वेंशन को इफेक्टिवली नियर ग्लोबल एप्लीकेशन प्रोवाइड किया था. 2002 में वीपो कॉपीराइट ट्रीटी इनैक्ट हुई थी जिसमें ग्रेटर रेस्ट्रिक्शंस थे फॉर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू कॉपी वर्क्स एंड द नेशंस दैट रेटिफाइड इट जिन भी नेशंस ने रेटिफाई किया था ना ये, तो उनके लिए 2002 में वीपो कॉपीराइट ट्रीटी हुई थी इनैक्ट, जिसमें रेस्ट्रिक्शंस थे कि आपको कैसे टेक्नोलॉजी टू कॉपी को मतलब टेक्नोलॉजी टू कॉपी पे रेस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है, ऑन द कंट्रीज जिन कंट्रीज ने उसको रेटिफाई किया था. Now, while the adoption of Berne Convention has had many benefits for the creators of original work, Berne Convention का हमें समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा benefits थे उन लोगों के लिए जो creators हैं of original works, and the system of protecting unpublished work remains fragmented internationally, with some states offering optional registration services within their own jurisdiction, with others offer no kind of registration at all. Without registration, it can be difficult to judge who the rightful owner of the copyrighted work is. अब सिंपल चीज़ में क्या बोली गई है कि बर्न कन्वेंशन ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया था क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल वर्क्स को, ठीक है, जो सिस्टम था कि अनप्रोटेक्टेड मतलब अनपब्लिश्ड वर्क्स जो हैं उन, लेकिन वो जो प्रोटेक्शन था ना प्रोटेक्टिंग अनपब्लिश्ड वर्क्स वो इंटरनेशनली फ्रेगमेंटेड था, ठीक है, अभी भी रिमेन फ्रेगमेंटेड इंटरनेशनली. विद सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स तो ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ऑप्शनल कर रखा था कि रजिस्ट्रेशन सर्विसेज विद इन देयर ओन जुरिस्डिक्शन, खुद की जुरिस्डिक्शन में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, लेकिन कुछ में था कि कोई तरीके का मतलब जहाँ पे है ना कुछ में ऐसा था कि नो काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन एट ऑल. तो जहाँ पे नो रजिस्ट्रेशन था ना वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था ये जज करने के लिए कि एक्चुअल ओनर कौन है कॉपीराइटेड वर्क का. The national registration systems may not be willing to offer support. अब जो national registration system थे वो willing नहीं थे कि वो offer करें support को in a dispute of another country, ठीक है. जो intellectual property rights office था, also known as IPR office या फिर IPRO, was created in an effort. अब ये क्रिएट इस एफर्ट में किया गया था कि आप क्या क्रिएट कर सको, एक सेंट्रल इंटरनेशनल पॉइंट क्रिएट कर सको ऑफ डिपॉजिट ऑफ अनपब्लिश्ड वर्क्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. पूरी दुनिया का जितना भी है ना अनपब्लिश्ड वर्क है आप उसको डिपॉजिट कर सकते हो IPRO में, ठीक है. ऐसा सेंटर, एक सेंट्रल इंटरनेशनल पॉइंट बन जाएगा वो, ठीक है, वाया इज कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्विस. एक कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्विस के थ्रू आप ये कर सकते हो. द होप इज दैट दिस कैन प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड पॉइंट जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है ऑल सिटीजन्स का ऑफ द बर्न कन्वेंशन नेशंस.